आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का खैर मकदम करता हूँ ख़ास मुलाकात में। आप सभी ने सुना होगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान लीडरशिप के बहरान से दो चार हैं। इस दरमियान हमारे मुल्क में कुछ ऐसे मुस्लिम लीडरान भी हैं जो मुस्लिम मसाइल पर, समाजी मसाइल पर और मुल्की मसाइल पर अपनी राय का इज़हार करने में ज़रा भी नहीं चूकते हैं। इन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत जो बेबाकाना राय के इजहार के मामले में सर फहरिस्त है, हम आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारी मुराद है अबू आसिम आज़मी साहब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है ख़ास मुलाकात में। हम आपको ये बता दें कि अबू आसिम आज़मी साहब जो हैं वो राज्यसभा के साबिक रुकन हैं और मानखुश शिवाजी नगर से रुकन असम्बली हैं और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर हैं। चलिए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। मैंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो लीडरशिप के क्राइसिस से दो चार हैं। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? जनाब मोहिउद्दीन साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि कम से कम आपने मुझे बुलाया। इसी बहाने मैं पब्लिक के सामने अपनी इज़हार ख्याल कर सकूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं है, लीडर का क्राइसिस नहीं है, बाकी नाकबूलियत है। लीडरों की कबूलियत का फक़दान है। हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि आज कोई ऐसा पैगंबर या कोई ऐसा शख्स उतर के आएगा जिसकी 5 वक्त में किसी वक्त की नमाज क़ज़ा नहीं हुई होगी, जिसने कोई गुनाह नहीं किया होगा, वो आएगा तो उसकी लीडरशिप को कबूल किया जाएगा। ऐसा है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर आप सियासी लीडरान की बात करेंगे तो जाने दीजिए, मजहबी कौन है हमारा लीडर, किसी को मानने को तैयार नहीं। कौम बटी हुई है, आपसी झगड़ों में बटी हुई है। कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई अंसारी, कोई पठान के नाम पर। तो इसका बहुत बड़ा फ़क़दान है। क्या वजह है कि मतलब आपने कहा कि आवाम तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्या वजह है? आवाम की खामी है कि हमारी लीडरशिप की खामी है? देखिए, लीडरशिप की खामी अगर मैं जानता हूँ बहुत सा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे लीडर ऐसे भी हुए हैं कि जो शराब पीते हैं, जो घर में अपनी बहू को भी रखते हैं, जिनके कैरेक्टर पे बार बार उंगली उठाई गई है, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, ऐसे लोगों को कौम ने लीडर माना है? उनकी कौम ने। मुस्लिम लीडरान की बात कर रहे हैं? मैं मुस्लिम लीडर, मैं दूसरे लीडरों की बात कर रहा हूँ। वो एक बार खड़े हो जाते हैं तो लोग उनकी बात सुनने को तैयार हैं, मरने कटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं। क्या हमारे लीडरान में भी वही समाजी बुराई है जो दूसरे लीडरान में है? जैसे आपने कहा कि अभी के कुछ ऐसे लीडरान हैं जो शराब पीते हैं और गलत जानिब मुतवज्जा हैं, तो ऐसे लीडरान हमारे यहाँ पर हैं? नहीं, उनकी बार बार उनकी चीज़ें पब्लिक के बीच में, आवाम में आ चुकी हैं। लोगों के सामने कैरेक्टर क्या है, लेकिन उनकी कौम उनको लीडर तस्लीम कर रही है। हमारे यहाँ कबूलियत का फ़क़दान है। अब इसकी क्या वजह है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। उलमाए कराम इस बात को सोचें। मैं कह रहा हूँ कम से कम एक आवाज़ ये होना चाहिए कि एक इसकी मशावरती कमेटी होना चाहिए कि वो बात तय हो जाए। अगर आप लीडर नहीं मानते तो कलेक्टिव लीडरशिप मान लीजिए कि सब मिलकर एक बात तय करें तो उसको लोग माने। हर आदमी अपनी आप को लीडरशिप चलाएगा। अगर एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोग अलग अलग राय रखेंगे तो वो घर भी नहीं चलता है। घर में एक आदमी जो सब बातचीत हो जाए, मशवरा हो जाए, लेकिन जो डिसीजन होगा एक आदमी को अगर सब मानेंगे तो ही वो घर अच्छा चलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हमारी मुस्लिम कौम खुद आज अपने आप को अपना रहबर चुनने को तैयार नहीं है। आपकी निगाह में कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसी शख्सियत है जिसे आप रहबर मानना चाहते हैं? शख्सियत एक नहीं, कई हज़ारों हैं। जिनके अंडर में अबू आसिम आज़मी आके काम करना चाहते हैं? मैं किसी के अंडर में काम करने को तैयार हूँ। जो शख्स जो है इस मुल्क में सबको लेकर साथ चले और ईमानदारी से चले, सियासत को कारोबार न बनाए, पर्दे के पीछे कुछ और न कुछ हो, वो कोई मसलक की बात नहीं करे, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात नहीं करे, ईमानदारी से काम करे, कौम की आवाज़ उठाएगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ मैं 100% साथ रहने को तैयार हूँ। मुझे किसी एमएलए, किसी और मनसब की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे आज भी मेरी पार्टी बार बार मुझे राज्यसभा भेजना चाहती है कि मगर मैं राज्यसभा छोड़ के महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, एमएलए बने काम कर रहा हूँ। मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि कम से कम महाराष्ट्र के जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के मसाइल पर आवाज़ उठा सकूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और हमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा मुस्लिम ही लीडर हो। हमारी कौम ने, मुसलमानों ने किसको लीडर माना बताइए ना? आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को लीडर माना, इंदिरा गांधी जी को माना, उसके बाद आइए आप वीपी सिंह को माना, मुलायम सिंह को माना, राजीव गांधी को माना। यही तो लीडर है मुसलमानों के। मगर कोई मुस्लिम लीग को तो माना नहीं लीडर।
अभी जिस तरह के हालात हैं फ़िलहाल हिंदुस्तान में, कभी गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो कभी जो है वो पाकिस्तानी बोल के जो है इन पर जुल्म किया जा रहा है, तो ऐसे हालात की वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसे हालात की वजह यही क्या है इंतशारी हमारी ऐसे हालात की वजह? हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर हम हमेशा बोलते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो उनके तमाम के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, अगर वो एजुकेशन की तरफ आ जाएं तो उनके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मतलब ये एक प्लेटफॉर्म पे आना, तालीम याफ्ता मुकम्मल होना और एक लीडरशिप को मानना जो है वो मुसलमानों के तमाम मसाइल का हल है? नहीं, देखिए, तालीम तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, तालीम बहुत बड़ा हल है, बहुत सारे। लेकिन हमारा तालीम तो अव्वल दर्जे पे, सबसे पहले तालीम को आम करना चाहिए। तालीम से बहुत बड़े मसले हल हो सकते हैं। शाहबानो केस से लेकर अभी तक हिंदुस्तानी मुसलमान ने जो है वो 30 साल से ज़्यादा का अरसा मुकम्मल किया है। एक वक्त वो था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ हुकूमत ने बिल बनाया था और शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ की बात की थी। एक वक्त ये है कि शरीयत में मुदाखलत के लिए हुकूमत जो है वो 3 तलाक़ को ख़त्म करना चाहती है। हिंदुस्तानी मुसलमान के सफ़र को आप किस तरह देखते हैं? 1985 से लेकर के अभी तक की जो हालात हमारी हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नाकाम हो चुका है शरीयत में मुदाखलत के मामले को बचाने के लिए? आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा, क्योंकि एक वक्त था कि हमने बहुत एहतजाज किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो है वो राजीव गांधी हुकूमत ने कानून बनाया, मैं आज समझता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ किया। अब ये मोदी हुकूमत जो है वो 3 तलाक़ को ख़त्म करने के लिए कानून बना रही है। ऐसा है कि तो जिम्मेदार कौन है? हमारी जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को जो है? नहीं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। बहुत ही मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ ये हमारा सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे इज़्ज़तदार हमारा ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। ये मेहनत कर रहा है, इसमें इनकी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। अगर आपके पास कोई मशवरा है हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, कोई लोग ऐसे हैं जो मशवरा देना चाहते हैं, ज़रूर उनको मशवरा दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कहीं ऐसी कोताही करेगा जिससे। तो ये ऐसी हालत कैसे हुई? हालत इसलिए हुई कि शाहबानो से लेकर अभी तक इसलिए ऐसी हुई है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तो चाहते हैं कि एहतजाज हो, ताकि उनका जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम मुखालिफ है, वो उनका वोट बैंक है। उनका वोट बैंक इतना खुश होता है कि मुसलमानों को परेशान करने पे, कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसे वाक़यात हों और ये एजिटेशन करें और उनका वोट बैंक और हो जाए। देखिए, देश में हालत ये हो गई है कि आज चाहे कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, उन सबको ये डर लग गया कि मुसलमान की तादाद कितनी है। 13%, 14%, 15%, ये किसी को वोट बैंक तो है ही नहीं है। ये तो देखता है बीजेपी कौन हराएगा, वहाँ जाता है मुसलमान वोट। ये ना कांग्रेस का है, ना समाजवादी पार्टी का है, ना किसी पार्टी का है। जो मेजॉरिटी मुसलमानों की है वो सिर्फ बीजेपी को हराना चाहती है, इसलिए कि बीजेपी जो है इस मुल्क में मुसलमानों को इस मुल्क से निकालना चाहती है, इसका वोट बैंक खाना चाहती है, इसको इस मुल्क में इज्जत की ज़िंदगी गुजारने नहीं देना चाहती है, खुल के कर रही है। तो आज अगर मुसलमान जिस तरह से शाहबानो केस में हुआ था एहतजाज करेगा सड़क पर, तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, एहतजाज नहीं कर रहे हैं। कानूनी जो भी चारा है वो बचा हुआ है, लेकिन अब इस हुकूमत में कानून भी इनके हाथ में आ रहा है। ये इतने हल्के लोग हैं कि ये देश के कानून का भी मजाक उड़ा रहे हैं, और ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, उनका मजहब चेंज करके इनको अपने घर में बहू बनाएंगे, उसको हिंदू बनाएंगे। कोई बोलने वाला नहीं। उनका ये इल्ज़ाम है कि मतलब मुस्लिम लड़के भी जो है वो हिंदी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। तो क्यों नहीं करेंगे? कानून है ना, कानून है। सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज तक ऐसी नहीं बनी है जो ऑर्गेनाइजेशन कहे कि मुस्लिम लड़कों से जाओ हिंदू लड़की लाओ। अरे साहब, हम अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग अपने ख़ानदान में अपने रीति के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक शादी करो। अब लड़के कोई बदमाश हो जाए, नहीं सुने बात, लड़की कोई नई किसी के लव मोहब्बत में फंस के कहीं चली जाए तो क्या करे? कितनी लड़कियां मुसलमान, अभी आज संजय दत्त की बीवी कौन है? मुसलमान है। क्या करें उसके लिए? अभी ये शिवसेना बहुत चिल्लाती है। ये सुरेश गंभीर साहब जो है माहिम के, उनकी बेटी शादी किससे की? उसने मुसलमान से शादी किया, उसने हाफिज़ साहब से। तो ये तो होता है ना, कोई बाप नहीं चाहता कि मेरी लड़की कहीं और जाए, लेकिन करते हैं लोग शादी। तो ये अपने बच्चों को आप संभालिए, मुसलमान अपने बच्चे को संभाले, हिंदू अपने बच्चों को संभाले। ले 18 साल के होकर नहीं सुनते बात तो ठीक है, उनकी मर्जी, ये कानून देश का है। आप खुलेआम आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे। आज तक तो किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हम एक ऐसी संगठन बनाएंगे और हिंदू लड़कियों को लाकर मुसलमान बनाए। आज तक कहीं सुना नहीं होगा, अपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कभी नहीं ऐसा किया गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो जल्दी ही लौटेंगे, जाइएगा नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं अबू आसिम आज़मी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के बेबाक रहनुमा भी हैं और अपनी राय का इज़हार करने में ना चुकने वाली रहनुमा भी है।
ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। हमारे ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं वासिम आज़मी साहब। जाकिर नाइक की एक स्कूल थी IRF इंटरनेशनल स्कूल, वो हुकूमत ने बंद कर दी, उसे कोई चलाने वाला नहीं था, तो उसके लिए जो है वो अब वासिम आज़मी आगे क्यों बढ़ा? कोई और तो नहीं आया था? मेरी कौम में तालीम का फ़क़दान है। जाकिर नाइक साहब के स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो इंटरनेशनल लेवल पर काबिलियत थी उनकी, और अभी एग्ज़ाम हुआ है, पूरे देश के अंदर बच्ची फर्स्ट आई है, अब 1 नंबर पूरे देश में। तो वो स्कूल बंद हो रहा था, जाकिर नाइक चले गए यहाँ से, तो बच्चे बेकार हो रहे थे। तो मैंने उन बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला, उस स्कूल का नाम मैंने चेंज किया, एविसिना इंटरनेशनल स्कूल रखा नाम मैंने। मेरे वालिद के नाम पर मेरा ट्रस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट है, मैंने उस ट्रस्ट में स्कूल को रजिस्ट्रेशन कराया। उस स्कूल का जाकिर नाइक साहब ने कोई सब महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल नहीं लिया था, मैंने सब अप्रूवल उसका लिया, और उन बच्चों को मैं जिस तरह से जाकिर नाइक साहब पढ़ाते थे, अब पूरी फुल इंग्लिश, यही तो कह रहे हैं ना बच्चे जो मॉडर्न नहीं पढ़ते, मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेते, पूरी मॉडर्न एजुकेशन, वो भी उसका लंदन से उसका जो है सिलेबस पूरा है उसका, और बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कमाने के लिए, मैंने 1 रुपया कमाता नहीं, इससे हूँ मैं, लेकिन मैं उन बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, मेरे बच्चे भी जाकर आगे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम साहब की तरफ से, मौलाना आज़ाद की तरफ से, डॉक्टर जाकिर नाइक, जाकिर हुसैन साहब की तरह से बच्चे काबिल बने। इसलिए मैंने लिया सिर्फ तालीम के लिए, और तालीम आज देश में सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेकिन कोई तो आगे नहीं आया ना। अंजुमन इस्लाम आई जो सबसे ज़्यादा अदारे चलाती है पूरे मुंबई में, ना कोई और तालीमी ट्रस्ट आया। अब वासिम आज़मी जो है वो, इससे पहले कभी आपने जो है वो तालीमी मैदान में काम नहीं किया? नहीं काम किया ना मैंने, मेरे एक स्कूल में मैंने 3 स्कूल बनवाए, चला रहा हूँ स्कूल। मैं डिडोरा कंप्लीटता हूँ, काम कर रहा हूँ। मैंने एक स्कूल अभी आजमगढ़ में बनवाया, और मैंने एक स्कूल भिवंडी में बनवाया। मैं अभी गोंडी के अंदर एक स्कूल है, उसका मैं उसमें चेयरमैन बना हूँ। उस स्कूल को मैं आगे ले जा रहा हूँ। कोशिश मेरी पूरी है, और मैं तालीम माध्यम काम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि 2-4 MLA MP बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि बच्चों को तालीम मैदान में ले जाकर मैं हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सियों पर बैठाकर इंसाफ करवा सकूँ। अभी जिक्र हुआ है जाकिर नाइक का। जाकिर नाइक को जो है वो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में उन पर इल्ज़ाम लगा है। महाराष्ट्र के, मुंबई के ऐसे कई नौजवान हैं, मालेगांव के ऐसे कई नौजवान हैं जिसको दहशतगर्दाना इल्ज़ामात लगा के जो है वो जेल में बंद रहे। उसके बाद उनको जो है वो इस बुनियाद पे छोड़ दिया गया कि उनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं थे। हमने देखा कि अब वासिम आज़मी का जो सियासी करियर शुरू होता है वो 1993 के ब्लास्ट के बाद से शुरू होता है। आप पर भी इल्ज़ाम लगा कि आप भी जो है वो उसमें जो है वो शामिल थे ब्लास्ट में। उसके बाद आप बाहर आए, अपने आप को बेगुनाह साबित किया, उसके बाद सियासत में आए। तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को बिला वजह वाकई फंसाया जा रहा है? बिल्कुल बिला वजह फंसाया जा रहा है, बिल्कुल गलत तरीके से। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई मुसलमान, इस्लाम को मानने वाला सच्चा मुसलमान, कोई मौलवी हो, कोई पढ़ा लिखा मुसलमान हो, कोई कंप्यूटर इंजीनियर हो, मैं एजुकेटेड मुसलमान ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं कर सकता। हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, अभी अब मुझे पकड़ा गया था, कोई गलती मेरी नहीं थी, और जो मेरा प्रूफ एविडेंस था मैंने दिया, अपनी बेगुनाही का एविडेंस। MN सिंह साहब यहाँ कमिश्नर थे, उन्होंने ले लिया, रख लिया, छुपा दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझे अपनी बेगुनाही प्रूफ करने के लिए 1 साल लगे। और मैं आज भी कहता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी थी, मैं कारोबारी आदमी था, मेरे सोर्सेस थे, हम बड़े से बड़ा वकील कर सकते थे। हमने बहुत बड़े बड़े वकील किए, 24 घंटे मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार भागते रहे, तो 1 साल में मैं अपनी बेगुनाही दिखा सका। आज जो बेचारे जेल में बंद हैं, उनको खाने को नहीं उनके पास रोटी। मैं मालेगांव गया था, और जब मैंने एक आदमी बम ब्लास्ट से पकड़ा गया, उसके घर जाना था मुझे, तो मुझे पुलिस वालों ने कहा अबू आसिम तुम उनके घर मत जाना, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि वो दहशतगर्दी में बंद है। मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा, आप कैसे रोक सकते हैं, मैं जाऊँगा पूछने के लिए। तो मैं गया मालेगांव, उस घर में बैठा, तो उसके पहले मैंने कहा कि तुम्हारा बच्चा कौम का नाम ख़राब कर रहा है, दहशतगर्दी में किया, तुम बताओ क्या किया उसने, क्योंकि जब पकड़ा गया तुम मिले होगे उससे, तुमको सच्चाई बताया होगा उसने। तो बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है, मालेगांव से मुंबई जाने का किराया नहीं मेरे पास है, मैं कैसे मिलने जाऊँ। ऐसे बच्चे जेल में बंद हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जब से मेरा बेटा पकड़ा गया है, हमारे घर में एक वक्त खाना हम खाते हैं, एक वक्त खाना नहीं खाते। उसकी तस्वीर टेलीविज़न पर ऐसी दिखाई जा रही, ऐसी दिखाई, जो सबसे बड़ा दहशतगर्द पड़ा है जेल के अंदर।
पैसे ही नहीं उसके पास, क्या कहाँ से कोर्ट में जाएगा, कहाँ से छूट कर आएगा। उधर चले जमातुल उलमा के लोगों से भीख मांग के, चंदा मांग के, ज़कात और खैरात की रकम जमा करके, गाली सुन करके लोगों की मदद करने में उनको बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बेगुनाहों को छुड़ाने के लिए जमातुल उलमा, मैं पहले काम कर रहा था, जमातुल उलमा मेरे साथ शामिल हुई, लेकिन जब ये लोग आगे करने लगे तो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। कितने बच्चे पढ़े हैं, लेकिन जमातुल उलमा तो राम जेठमलानी को नहीं रख सकती ना। जमातुल उलमा तो राजेंद्र सिंह जो देश के बड़े वकील है जिनको मैंने रखा था नहीं रख सकती। जमातुल उलमा हर्षद पोंडा साहब को सुप्रीम कोर्ट नहीं भेज सकती, उनकी फ़ीस बहुत बड़ी बड़ी लोगों की रहती है। तो आज अगर इनके पास पैसे होते तो बहुत सारे छूट जाते हैं। मरकजी सतह पे अगर इत्तेहाद की बात होती है तो आप जो है वो तमाम पार्टियों का इत्तेहाद अगर होता है तो अबू आसिम आज़मी किससे अपना लीडर मानने को तैयार है? मेरा लीडर तो अखिलेश यादव रहेगा, मेरा लीडर थोड़ा कोई दूसरा होगा। मुल्की सतह पे नहीं, मुल्की सतह पे मेरा लीडर अखिलेश यादव जी रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी क्या आप राहुल गांधी को तस्लीम करेंगे? नहीं, अखिलेश यादव जी तस्लीम, मैं क्यों तस्लीम करूंगा? राहुल गांधी को तस्लीम करेंगे आप? अखिलेश यादव जी के साथ राहुल गांधी जी को, श्री शरद पवार साहब को, कम्युनिस्ट पार्टी को और बीएसपी को, इन लोगों को बैठना चाहिए। देखिए, जब बाढ़ आती है, सैलाब आता है, तूफान आता है, तो मैंने देखा है भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, सांप सब एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। तो अभी इस देश के अंदर ये हालत चल रही है, मनमानी चल रही है। तो कम से कम सबको इकट्ठा होना चाहिए, और स्टेट लेवल पे नहीं, देश लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे इकट्ठा होना चाहिए। और लोगों को अपनी अना को भूल करके, पार्टी बड़ी नहीं है, देश बड़ा है, गांधी जी का देश बड़ा है, अपनी अना को भूल करके अगर किसी की हैसियत तमिलनाडु में 1 सीट की है तो 1 सीट ले, नहीं हैसियत हो तो मत ले, सिर्फ प्रचार करे जा करके, और सब इकट्ठा हो करके इस देश में वोटों का बंटवारा बंद करके एक साथ रहें। ये मेरी दिली तमन्ना है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोदी जी के ख़िलाफ़ जो है, मोदी जी के अपोजिशन में किसी वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे को पेश करना हो 19 के लिए, तो अबू आसिम आज़मी किसको देखना पसंद करेंगे? देखिए, अगर वज़ीर-ए-आज़म राहुल गांधी जी पेश किए जाएंगे, अभी आज तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं तो चाहूँगा मेरा लीडर पेश हो, अखिलेश यादव बने, क्योंकि अखिलेश यादव जो है बहुत ही मैच्योर है। अखिलेश यादव को मालूम है कि धान कब कौन सा पैदा होता है, आलू क्या होता है। लेकिन आपकी जमात जो है वो तो यूपी में ही सिमटी हुई है। नहीं तो सिमटी हुई आप यूपी क्या समझते हैं? हिंदुस्तान का 5वां आदमी उत्तर प्रदेश का, हर 5वां आदमी उत्तर प्रदेश का है। आज मेरी जमात महाराष्ट्र में नहीं है क्या? मैं वोट लेता हूँ, बाद में फिर मुझे क्यों कहा जाता है कि अबू आसिम ने समाजवादी के खड़े होने से हमारे वोट बैंक टूट गए, का बंटवारा हो अगर हम हार गए, फिर हमें जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं आप? अभी हम गुजरात में खड़े हुए, हम लोग थोड़ा वोट तो लिए ना। आप कहते भाई 2 सीट लड़ो, आप 3 ही सीट लड़ो, आप तो कम से कम सब इकट्ठा होते तो एक मैसेज तो जाता ना कि भाई सब इकट्ठा हो रहे हैं अच्छे लोग। तो हम तो नहीं कह रहे कि हमको सब सीटें दीजिए। ये फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अबू आसिम आज़मी साहब। आज़मी साहब, एक बात ये बताइए कि यूपी में जो है वो समाजवादी पार्टी कमज़ोर होती क्यों दिखाई दे रही है? समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत मजबूत है। आजकल मीडिया जो है ना, वो आजकल सही चीज़ नहीं दिखा रहा। माफ़ कीजिएगा, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मीडिया के लोग सुबह से शाम तक सिर्फ उनको ही दिखा रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने जो काम किया 5 साल तक, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी। काम बोलता है, ये अखिलेश यादव जी का नारा था, और आज सब लोग परेशान हैं। जो स्कीमें अखिलेश यादव जी ने निकाली थी आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने की, डेवलपमेंट की, वो आज तक किसी ने आज़ादी के बाद इतना काम नहीं किया है। लेकिन जहाँ धर्म और जज्बात आ जाते हैं, आस्था आ जाती है, तो आस्था के आगे, धर्म के आगे समाजवादी पार्टी नीचे आ गई और ये लोग ऊपर आ गए। और योगी हुकूमत से लोग नाराज़। अरे अभी देखिए ना, जो काशगंज में हुआ, भाई मुसलमान एक चौक के ऊपर अपनी मीटिंग कर रहा है जहाँ मुसलमानों की आबादी है, हाथ में झंडा लिए हुए, एक दूसरे हाथ में भगवा झंडा लिए हुए, मोटरसाइकिल पर आकर के कुर्सियाँ हटवा रहे हैं। अरे भाई वहाँ बैठ जाते आप कि भाई यह झंडा, हम भी झंडा फहराते हैं। तो मैं सोच नहीं सकता कि वहाँ झगड़ा होता। आज तक 1992 में भी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद काशगंज में झगड़ा नहीं हुआ, आपस में भाई भाई की तरह रहते थे। लेकिन इनका काम ही झगड़ा कराना है।
और उसके बाद घरों से निकल घरों को तोड़ तोड़ के रात को निकाला जा रहा है लोगों को। जब एक आदमी झंडा फहरा रहा है वहाँ है, दूसरा बाहर से आ रहा है, हथियार भी उसके पास है, तो झगड़ा कौन किया होगा? जानबूझ करके झगड़ा किया इन लोगों ने वहाँ पर। मेरी मांग है कि वहाँ पर इंक्वायरी होना चाहिए किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज की, वो भी अच्छा, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है। मेरी मांग है, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई सवाल ही पैदा होता कि वहाँ जो बच्चे की हत्या हुई है, वहाँ बैठे लोगों ने उसको मारा है तो सज़ा होना चाहिए। लेकिन डाउट मुझे है, और कल हमारे लीडर श्री रामगोपाल यादव जी ने भी कहा कि हिंदू को हिंदू मार रहा है। कोई भरोसा नहीं इनका है। ये लोग मार सकते हैं, मार कर फसाद बढ़वा सकते हैं, सत्ता में रहने दे, कुछ भी कर। यूपी का हालत बहुत ख़राब है। अगर शिवसेना अकेले इंतखाबात लड़ती है और बीजेपी अकेले इंतखाबात लड़ती है तो सूरत हाल क्या हो सकती है? तो ज़रूर वोट बटेगा। जो इनका वोट बैंक है, दोनों का एक ही वोट बैंक है, दोनों की एक ही आइडियोलॉजी है, तो वोट बैंक ज़रूर बनेगा। इसका फ़ायदा तो ज़रूर मिलना चाहिए सेकुलर वोटों को। आपकी नीति क्या होगी? नहीं, मेरी नीति क्या होगी? मैं पहले से कह रहा हूँ ना कि मैं किसी तरह से भी वोटों का बंटवारा नहीं चाहता। लेकिन वोटों का बंटवारा नहीं चाहता इसका मतलब नहीं मैं अपनी पार्टी को लपेट कर रख दूँ जाकर के कि मैं लड़ाऊंगा नहीं मैं इलेक्शन। ऐसा कैसे है? मुझे भी इलेक्शन लड़ाना है और मुझे भी जुर्म जाति के खिलाफ आवाज़ लगाना है। जो कांग्रेस पागल हाथी की तरह मस्त भागती है, वो मुझे कबूल नहीं है। कांग्रेस को भी अपने दायरे में इंसाफ के साथ रहना पड़ेगा। MIM महाराष्ट्र में आई है, लोग कहते हैं कि उसने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को। हाँ, बिल्कुल पहुंचाया उसने। हमारे यहाँ लोग जोश में कोई बात करे तो उनको अच्छा लगता है, हम ये कर देंगे। भाइयों, घबराना मत। यहाँ पर अगर कोई जुल्म ज्यादती हुई तो 1 घंटे तुम वो लड़ना, हैदराबाद से मैं जो है यहाँ आ जाऊँगा, 1 घंटे में सब संभाल लूँगा। हैदराबाद में 5 लड़के मार दिए गए, सीमी वाले बेचारे, सीमी कैसे बंद थे, गाड़ी में आ रहे थे, मुकदमा चल रहा था, मार दिया गया, देखने भी नहीं गए उनको। तो ये इस तरह की बातें करके लोगों को लगता है यार बहुत जज्बाती बात है। वो अपनी तकरीरें फिर आकर उन्होंने उठ लिया। तो आने वाले इंतखाब में अगर सूरत हाल पैदा होती है तो क्या समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में MIM से अलायंस करने को तैयार होगी? नहीं, कुछ मुद्दों को लेकर नहीं। समाजवादी पार्टी MIM से कभी अलायंस नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और MIM की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब की सब वर्गलाने वाली हैं और उसका समाजवादी पार्टी के साथ कभी भी अलायंस नहीं हो सकता। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर कुछ बातें आ पाई तो नहीं, देखो ये तो अखिलेश जी तय करेंगे। लेकिन मेरी जो ये तो नहीं, मैं तो नहीं पसंद करता। बहुत ही उन लोगों का अलग ढंग है, अलग तरीके से है। झूठ बोलने वालों के साथ में बैठ नहीं सकता। आपका जो रुतबा है महाराष्ट्र में वो एक उत्तर भारतीय नेता के तौर पर भी माना जाता है। यहाँ पर उत्तर भारत के बहुत से लोग जो है जो आपको लीडर मानते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि शिवसेना की जो गुंडागर्दी हमेशा उत्तर भारतीयों के खिलाफ होती है, वो देखा गया है कि उसमें जो कमी वाक़ई हो गई है, क्या वजह मानते हैं आप इसको? क्या शिवसेना को लगता है कि उनको भी जो है उत्तर भारतीयों के वोट की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल। ये मुद्दा मनसे ने खींचा था अपनी तरफ और मनसे के 14 MLA थे, 25-30 कुछ नगर सेवक थे, सब खत्म हो गए, छोटी पार्टी बन गई। तो ये नफरत का मुद्दा चलने वाला है। मुझे लगता है कि ये इस बात को शिवसेना कुछ समझ चुकी है। एक सवाल ये पैदा होता है कि वासिम आज़मी साहब, जब NCP कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त जो है वो रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत उठ रहा था। मुसलमानों को 4.5% रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन देखा ये गया है कि जब से ये हुकूमत आई है बीजेपी की, तो समाजवादी पार्टी ने जो है वो रिजर्वेशन का मुद्दा ही छोड़ दिया। नहीं, देखा ऐसा महाराष्ट्र में नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। हर सेशन में हम लोग बात करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जितना इस मुद्दे को यहाँ उठाएंगे उतना ही बीजेपी खुश हो रही है। मैंने पहले कहा आपसे ना कि मुस्लिम्स को टारगेट करके ये लोग सरकार चला रहे हैं। ना मुसलमान का CM बनना, ना PM बनना है, ना मुसलमान को कोई। आज पूरे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम MP नहीं, पूरा गुजरात खाली पड़ा है, पूरा मध्य प्रदेश खाली पड़ा है, पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा दिल्ली, पूरा उड़ीसा, एक मुसलमान MP नहीं है। तो मुसलमान को जो है ये सिर्फ मुसलमान को क्या मिलना है? मुसलमान कहाँ कुछ मारे? चैन की ज़िंदगी मुसलमान न गुजारे और मुसलमानों को नाम लेकर के। नरेंद्र मोदी पीछे जब गुजरात में थे तो मियाँ मुशर्रफ का नाम लेके गए। अब आए तो नवाज शरीफ और न जाने क्या हाफिज़ सईद करा। अरे क्या बेवकूफ़ी है ये सब चीज़ें? क्या लेना था हाफिज़ सईद से यहाँ के लोगों को? लेकिन ऐसी चीज़ें मुसलमानों को टारगेट करके ये चीज़ें, हम अगर इस मुद्दे को ज़्यादा उठाते हैं
तो उनको और फ़ायदे हो रहा है। और ये लिख के रख लीजिए, ये कभी भी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आज़मी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया इस ख़ास मुलाकात के लिए। शुक्रिया जनाब। अबू आसिम आज़मी साहब जो कि रुकन असम्बली है महाराष्ट्र में, जो है वो एक मुसलमानों की आवाज़ माने जाते हैं, हमारे साथ ख़ास मुलाकात में गुफ्तगू फरमा रहे थे। इनका ये कहना है कि धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के राजनीति होना चाहिए। फ़िलहाल वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपका रूबरू फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।